तो कैसी हो मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली। उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज मैं जो स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं ना, यह बिहार के एक गांव की घटना है जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावनी है। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई औरत एक दूसरी औरत की जलन के कारण कितनी ज्यादा गिर सकती है, और हम पुरुष समाज तो इस चीज को समझ ही नहीं सकता कि औरतों में कितनी ज्यादा जलन की भावना होती है। और कई बार जलन की भावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसमें रिश्ते भी ताक पर रख दिए जाते हैं। क्योंकि जो घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें रिश्ते शर्मसार हो जा रहे हैं। लोग केवल अपना भला सोचते हैं और उस अपने भले के लिए अगर दूसरों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो उसमें तनिक भर भी विचार नहीं करते हैं। तो स्टोरी बिहार के दो गरीब परिवारों की है, लेकिन जब उनके सामने एक बड़े परिवार का रिश्ता चलकर आता है तो उनमें से एक लड़की को वह पसंद कर लेता है, लेकिन दूसरी लड़की रह जाती है। और यही से उसके अंदर इतनी जलन की भावना पैदा हो जाती है कि उससे अपनी बहन का बनता हुआ घर भी नहीं देखा जाता। और उसके लिए इस घर की दूसरी महिला ने उस लड़की को नुकसान पहुंचाने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपना लिए। और मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं कि ऐसी जलन की भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। भगवान हमें जितना दे रहे हैं हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। केवल दूसरों की सक्सेस को देखकर हम यह सोचे कि उसे वह सक्सेस क्यों मिल गई, हमें वह क्यों नहीं मिली, बल्कि हमें केवल अपने पर ध्यान देना चाहिए कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार हमें मिल रहा है। अच्छा, तो पहली बार जो भी साथी चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और आज की स्टोरी को अब शुरू करते हैं। कुमुदिनी बिहार के एक गरीब घर की बेटी थी। उसके परिवार में उसके माता पिता, दो भाइयों के अलावा चाचा चाची, उनकी दो बेटियां और ताई ताया और उनके 4 बच्चे थे। कुमुदिनी थी तो काफी खूबसूरत, लेकिन उसकी चाची विमला की बेटी पूनम उससे बड़ी थी। इस वजह से पहले पूनम की शादी होनी थी, फिर कुमुदिनी की होती। वो सारे लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। यहाँ कुमुदिनी की चाची विमला थोड़ी तेज औरत थी। कहने के लिए तो वो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन यहाँ उसकी चाची चोरी छुपकर अपने पास ज्यादा पैसे रखती और अपनी बेटियों पूनम और अनीता से घर का हल्का काम करवाती, वहीं कुमुदिनी से भारी काम करवाती। कुमुदिनी की मां नीरा को इससे काफी गुस्सा आता और आए दिन इसी वजह से घर में क्लैश होते रहते थे। वाद विवाद ज्यादा बढ़ने पर विमला ये कह देती कि उसकी और उसकी बेटियों की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उसने वो काम कुमुदिनी से करवाए। यह सब सुनने के बाद नीरा को सबसे काफी सुनने को मिलता कि आखिर वह बीमारी में उनसे काम क्यों करवा रही है। अब यह सब रोज की बात हो गई थी, लेकिन अब नीरा ने कुछ कहना ही छोड़ दिया था। विमला का पति नेत्रपाल घर में क्लेश से बचने के लिए विमला की सारी बात मान लेता था। इस वजह से विमला काफी ज्यादा अड़ियल हो गई थी। विमला की बड़ी बेटी पूनम की उम्र 17 के आसपास हो चुकी थी और अब उसकी शादी की बात भी चल रही थी। कुमुदिनी उससे 1 साल छोटी थी, लेकिन पहले पूनम की शादी होगी, फिर कुमुदिनी की। यहाँ मैं आपको बता दूं तो अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर 18 साल से पहले लड़की की शादी कर दी जाती है, और ये इन्हीं में से एक गांव है। खैर, इसी गांव में एक काफी अमीर परिवार भी रहता था और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक वारिस की। इस घर का एक लौता लड़का था दुर्गेश, और उसकी शादी को 8-10 साल होने को आए थे, लेकिन घर में अभी तक बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी थीं। इसी वजह से दुर्गेश की मां फूलमती दुर्गेश की पत्नी किरण को ताने देती रहती थी। यहाँ पर इस परिवार ने सब कुछ करके देख लिया था, यहाँ तक कि दुर्गेश और किरण का चेकअप भी करवाया गया था, और यहाँ पर यह बात पता चली कि किरण कभी मां नहीं बन सकती। अब यहाँ पर अगर फूलमती की चलती तो वो किरण को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा देती, लेकिन यहाँ पर दुर्गेश ऐसे समय में अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, ये बोलकर कि आज अगर मुझ में कमी निकलती तो भी आप क्या किरण को ऐसे जाने देती। अगर मुझे बिना संतान के रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ने वाला। दोस्तों, यहां पर आपको लग रहा होगा कि दुर्गेश और किरण की लव मैरिज होगी,
लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी शादी उनके माता पिता ने करवाई है और दुर्गेश में इतनी समझ है कि वो अपनी पत्नी का काफी सम्मान करता था। इस वजह से फूलमती को किरण से काफी चिढ़ होती थी, लेकिन वो इसमें क्या ही कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर किरण को भी ये लगने लगा था कि उनके परिवार को एक वारिस की जरूरत तो है, वरना इतनी सारी संपत्ति का क्या होगा। यही सब सोचकर किरण ने मन ही मन सोच लिया कि वो दुर्गेश की दूसरी शादी करवाएगी। दुर्गेश को इसके लिए मनाना आसान काम नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी दूसरी पत्नी आकर किरण के साथ कोई गलत व्यवहार करे। लेकिन किरण ने उसे मना ही लिया। वैसे तो वो लोग किसी पैसे वाले परिवार में दुर्गेश का रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन बड़े घर की लड़की इतनी आसानी से दुर्गेश की पहली पत्नी से बनाकर नहीं रखेगी। इसलिए उन सब ने सोचा कि किसी गरीब घर की तंदुरुस्त लड़की को ही घर ले आएं। इसी दौरान एक दिन जब किरण दुर्गेश के साथ अपने खेतों पर थी, तब उसे अपने सिर पर घास का गट्ठर ले जाती कुमुदिनी दिखाई दी। कुमुदिनी देखने में सुंदर भी थी और आस पड़ोस में उन्हें बात करने पर पता चला कि वो काफी एक्टिव लड़की है। उसकी चाची और चाची की दोनों बेटियां बीमार ही रहती हैं। ऐसे में कुमुदिनी ही सारे घर का काम देखती है। इन सब से किरण को काफी खुशी हुई और अब उसने दुर्गेश और फूलमती से कुमुदिनी की बात की। वे दोनों मान गए और इसके अगले ही दिन वो लोग रिश्ता लेकर कुमुदिनी के घर आए। वो सुबह का समय था और कुमुदिनी उस समय घर के सभी लोगों के लिए खाना बना रही थी। वहीं उसकी चाची और उसकी दोनों बेटियां तबीयत खराब होने का बहाना लेकर बैठी थीं। इसी दौरान ठाकुर दुर्गेश को अपने परिवार के साथ वहां आता देखकर सब लोग हैरान रह गए। दुर्गेश काफी अच्छा इंसान था, इसलिए सब उसका काफी सम्मान करते थे। यहाँ कुमुदिनी का परिवार भी उनका काफी सम्मान करता था। खैर, उन सब ने उनकी काफी सेवा चाकरी की। तब फूलमती बोली, देखिए जी, हम मुद्दे पर आते हैं। आप सभी को तो पता है कि हमारा एक ही बेटा है और इसकी शादी के इतने दिनों बाद भी हमने अभी तक अपने वारिस का मुंह नहीं देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि दुर्गेश की दूसरी शादी हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उसकी दूसरी पत्नी हमारी किरण के साथ कोई बुरा बर्ताव करे। इसलिए हम आपकी बेटी का हाथ अपने दुर्गेश के लिए मांगना चाहते हैं। हमें पता है कि आपकी बेटी की उम्र हमारे बेटे से काफी कम है, लेकिन हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। उसके होने वाले बच्चे को दो दो माओं का प्यार मिलेगा। अब आप लोग बताइए कि क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? ये सुनकर कुमुदिनी की चाची की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, अरे मंजूर क्यों नहीं होगा? हमारी पूनम को ऐसा सोने सा रिश्ता कहीं नहीं मिलने वाला। ये सुनकर किरण बोली, देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें आपकी बेटी पूनम के साथ नहीं, बल्कि आपके जेठ की बेटी कुमुदिनी के साथ अपने पति का रिश्ता करना है। ये सुनकर तो विमला की सारी खुशी पल भर में ही गायब हो गई और वो बोली, अरे हमारी पूनम में क्या खराबी है? वो तो उससे 1 साल बड़ी भी है और गोरी भी कुमुदिनी से ज्यादा है। ये सुनकर किरण बोली, देखिए, गोरे काले से हमें मतलब नहीं है। हमें एक तंदुरुस्त लड़की चाहिए और आप और आपकी दोनों बेटियां तो आधे से ज्यादा समय बीमार ही रहती हैं और हम ऐसी लड़की से इनकी शादी नहीं करवा सकते। आप लोग बताइए कि आपको ये शादी मंजूर है? विमला बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये शादी हो और वो इसके लिए मना करती। उससे पहले ही कुमुदिनी के पिता ने सामने से आकर इसके लिए हाँ कर दी। विमला को इसके लिए काफी गुस्सा आया, लेकिन वो सबके सामने क्या बोल सकती थी। इसलिए उनके जाने के बाद वो बोली, हमारी पूनम बड़ी है और कुमुदिनी छोटी, इसलिए शादी भी पहले पूनम की ही होनी चाहिए। इसलिए आप लोग जाकर इस शादी के लिए मना कर दो। ये सुनकर नीरा को काफी गुस्सा आया और वो बोल पड़ी, अरे पूनम तो हमेशा बीमार ही रहती है, ऐसे में कौन उसे ब्याहेगा और उसके चक्कर में हम हमारी बेटी का ब्याह आखिर कब तक ना करेंगे? देखिए, हमने अपनी तरफ से तो आपकी बेटियों को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब भगवान की मर्जी के आगे क्या ही कर सकते हैं। घर के सभी लोगों ने नीरा की बात का समर्थन किया, जिसकी वजह से विमला अब कुछ कह न सकी। उसी रात विमला ने उसके पति से इस बारे में बात की तो वो बोला, अरे आज कुमुदिनी की जगह हमारी पूनमिया का रिश्ता तय हो गया होता, लेकिन तुम और तुम्हारी कामचोर बेटी जो बीमारी का बहाना बना बनाकर काम से बच रही थी ना,
उस वजह से पूरा गांव जानता है कि हमारी दोनों बेटियां बीमार हैं। इस वजह से ये रिश्ता हमारे घर आते आते भाई साहब के घर चला गया। अब मैं तुमसे कह देता हूं कि जो हो रहा है उसे होने दो, और कल के कल ही तुम्हारी दोनों बेटियां मुझे बैठी हुई दिखनी नहीं चाहिए। इन सब की वजह से उनके लिए रिश्ता मिलना मुश्किल हो गया है। यह सुनकर विमला चुप हो गई, क्योंकि सच में उनकी बेटी का रिश्ता किसी घर में नहीं हो रहा था। क्योंकि ये काम से बचने के लिए जो बीमारी का बहाना करती थी, उस वजह से पूरे गांव वाले ये बात जानते थे। वहीं दूसरी तरफ कुमुदिनी अपने गांव के एक लड़के को पसंद करती थी। उसने शादी का झांसा देकर कई बार उसकी इज्जत के साथ खेला था, और अब ये शादी की बात सुनकर वो उस लड़के से मिली और उसे बताया कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो उसे यहां से भगा कर ले जाए। यहां उसने ये नहीं बताया कि उसकी शादी ठाकुर दुर्गेश के साथ हो रही है। वहीं ये सुनकर वो लड़का विनोद बोला, देखो शादी हो रही है तो कर लो, क्योंकि सच कहें तो हमारा भी अब तुमसे मन भर चुका है और हमारा ब्याह भी तय हो गया है, और अब तुम भी ब्याह करके खुश रहो, और शादी के बाद चाहो तो कभी कभी हमसे मिल लेना। ये सुनकर कुमुदिनी को काफी गुस्सा आया और वो घर आ गई। इस धोखे की वजह से उसकी आंखें भर आई थीं। ये देखकर उसकी मां ने उसके माथे पर हाथ फेर कर पूछा कि आखिर हुआ क्या। तब उसने रोते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस कुछ दिनों में ब्याह होने वाला है। मैं आपके बिना वहां कैसे रहूंगी ये सोच रही थी। ये सुनकर उसकी मां बोली, अरे बिटिया, तू बहुत किस्मत वाली है जो ऐसा घर बार मिला है। तेरा सासरा इसी गांव में है, इसलिए जब चाहे तब आ जाना, वरना हमें देख कितनी कितनी दूर मायका है कि पूरा दिन वहां जाने में ही निकल जाता है। ये सुनकर विमला वहां आई और बोली, ये सब तो मेरी पूनम की किस्मत का था जो तुम्हारी लड़की को मिल गया। ये सुनकर नीरा बोली, चलो जो भी है मिल तो गया ना, और तुम्हारी लड़की को तो पता नहीं कौन ही मिलेगा, क्योंकि कोई अच्छे घर का लड़का तो बीमार लड़की को कभी ना ब्याहेगा। ये सब सुनकर विमला को काफी गुस्सा आया, लेकिन वो बोले भी क्या। खैर, अब घर में कुमुदिनी की शादी की तैयारी चल रही थी। आस पड़ोस के लोग कुमुदिनी की तारीफ करते नहीं थकते थे कि बड़ी समझदार और मेहनती लड़की है। वहीं दूसरी तरफ विमला इन सब से काफी कुढ़ रही थी। इन्हीं सब के दौरान एक दिन कुमुदिनी का चाचा पूनम की शादी के लिए लड़के वालों को घर लेकर आया। जहां पूनम इसके लिए तैयार हो रही थी, वहीं कुमुदिनी लड़के वालों के लिए चूल्हे चौके में लगी थी। कुछ देर बाद जब पूनम आई तो आगे की बात की गई। तब लड़के की मां, जो काफी तेज थी, उन्होंने पूनम से पूछा कि क्या क्या काम कर लेती हो। पूनम ने अपनी मां के कहे अनुसार झूठ बोल दिया कि उसे सब आता है। ये सुनकर तो जैसे वो अपने ही जाल में फंस गई थी। लड़के की मां, जो काफी तेज थी, उन्होंने उससे रसोई के कुछ सवाल पूछ लिए, जिसका जवाब वो दे ना पाई। तब लड़के के पिता बोले, माफ करना भाई, लेकिन हमें हमारे घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो एकदम फुर्ती के साथ सारे काम कर पाए। लेकिन तुम्हारी लड़की को तो सिवाय सजने संवरने के कुछ नहीं आता, और सुना है कि ये बीमार भी बहुत रहती है। देखो, हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। ये सब सुनकर कुमुदिनी की ताई बोली, अरे हमारी पूनम तो घर के सभी कामों में बिल्कुल दक्ष है, और कभी कभार तो सर्दी खांसी हर किसी को हो जाती है। ये सुनकर लड़के की मां बोली, बहन जी, ये आप हमें मत बताइए कि कौन कितना काम करता है। काम करने वाले हाथ कैसे होते हैं वो हमें पता है, और इस लड़की के हाथ तो ऐसे हैं जैसे कई दिनों से किसी काम को हाथ ना लगाया हो, और ये बीमार भी नहीं लग रही। चूल्हा चौका और चूल्हे के बर्तन धोने में हाथ काले पड़ जाते हैं, जैसे तुम्हारे, हमारे और इस लड़की जो कि चाय नाश्ता बनाकर लाई है, इसके हुए हैं। और रही बात पूनम के हाथों को देखो, हमें हमारे घर के लिए बहू चाहिए जो सुबह जल्दी उठकर सारे काम करने लग जाए, सबकी सेवा करे, लेकिन ये तो हमसे अपनी सेवा करवाएगी। हमें ये रिश्ता नहीं करना। ये सब सुनकर विमला के पति को काफी शर्मिंदगी हुई, और उन्होंने लड़के वालों को अब रोकना सही ना समझा। लड़के वाले तो चले गए, लेकिन अब नेत्रपाल विमला और पूनम पर चिल्लाने लगा। नेत्रपाल ने उन दोनों को काफी खरी खोटी सुनाई और सबसे साफ साफ कह दिया कि मेरे घर के लिए खाना बनाने की
काम करने की जरूरत नहीं है, अब काम करना है तो करो, वरना ऐसे ही भूखे मरो। एक तो कुमुदिनी की शादी इतने बड़े घर में तय हो गई थी, ऊपर से पूनम की शादी के समय इतनी अड़चनें आ रही थी, और अब तो नेत्रपाल ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अब विमला के अंदर एक साजिश का जन्म हुआ। विमला ने सोच लिया था कि वो अब कैसे भी करके पूनम की शादी दुर्गेश से करवाएगी, और इसके लिए वो एक रोज खेत जाने का बोलकर निकली और एक तांत्रिक से मिली। उसने तांत्रिक से कहा, मेरी मदद कीजिए बाबा, मेरी लड़की के लिए बड़े घर से रिश्ता आया था और उसे मेरी जेठानी ने लड़के वालों के कान भर के अपनी लड़की के लिए करवा दिया। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, तो तू क्या चाहती है, तेरी जेठानी या जेठानी की लड़की के ऊपर प्रेत छोड़ा जाए? ये सुनकर विमला बोली, अरे नहीं नहीं बाबा, इससे सबको मेरे ऊपर शक जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी जेठानी की लड़की की कोख बांध दी जाए, जिससे उसे कभी संतान ना हो। फिर मैं अपनी पूनम की शादी उस लड़के से करवा दूंगी, और इसके लिए आपको जो चाहिए मैं दूंगी। बोलकर विमला ने सोने की एक अंगूठी उस तांत्रिक की ओर बढ़ा दी। पैसों के लालची उस तांत्रिक ने सही गलत कुछ ना देखा और विमला की मदद करने के लिए हां कर दी। वहीं दूसरी तरफ कुमुदिनी उस धोखे की वजह से परेशान थी, और अब अपने माता पिता की इज्जत की खातिर उसने ये शादी करने की सोची। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, और तय समय के दिन दुर्गेश की बारात कुमुदिनी के घर आई। कुमुदिनी के घर वाले जितना कर सकते थे उन्होंने किया, और दुर्गेश के घर वाले इससे भी काफी खुश थे, क्योंकि कुमुदिनी उनके घर उनका वारिस जो लाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ कुमुदिनी को तैयार करते समय जो दुल्हन का जोड़ा कुमुदिनी ने पहना हुआ था, उसकी चोली के एक हिस्से में विमला ने मौका देखकर उस तांत्रिक का दिया हुआ एक धागा बांध दिया। कुमुदिनी की शादी उस धागे के साथ ही दुर्गेश से हुई, जिसे देखकर विमला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। शादी के बाद कुमुदिनी विदा होकर अपने ससुराल आ गई, जहां उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाया गया। उसी रात जब कुमुदिनी सोई तो उसे उसके पेट पर एक दबाव महसूस हुआ। कुछ समय तक उसे वो दबाव महसूस हुआ, और उसके बाद वो दबाव उसके पेट में समा गया। कुमुदिनी ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी गृहस्थी की ओर ध्यान देने लगी। कुमुदिनी का सब काफी ख्याल रख रहे थे। वहां उसकी हर चीज का ख्याल रखा जा रहा था। खाने में तरह तरह के पकवान दिए जाते, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने दिए गए, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, कुमुदिनी को वहां सम्मान भी काफी दिया जाता था। किरण उससे बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही बर्ताव करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और कुमुदिनी की शादी को 1 साल हो गया। इस दौरान पूनम के लिए जो भी रिश्ता आता, विमला उसमें कमी निकालकर मना कर देती। नेत्रपाल को इससे गुस्सा तो काफी आता, और सबके जाने के बाद वो विमला को पीट देता। लेकिन विमला थी कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कुमुदिनी की शादी में उसकी कोख बांध दी थी, जिसकी वजह से साल भर में भी उसके पांव भारी नहीं हुए। इसी वजह से वो सबको बोल रही थी कि कुमुदिनी बांझ है और बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए अब वो अपनी पूनम के रिश्ते की बात फूलमती से करेगी। ये सुनकर नीरा को काफी गुस्सा आता, और नीरा और उन दोनों में काफी लड़ाई होती। लेकिन ऐसे लोग इतनी आसानी से कहां सुधरते हैं, वही विमला के साथ भी था। इसी दौरान विमला ने फूलमती के कान भरने शुरू कर दिए कि कुमुदिनी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, शायद इसीलिए 1 साल में भी उसके पांव भारी न हुए। इस बात से फूलमती काफी घबरा गई, क्योंकि बच्चे के लिए ही तो दुर्गेश की दूसरी शादी करवाई थी, और अब अगर ऐसा ही हुआ तो वो क्या करेगी। यही सब सोचकर उसने कुमुदिनी की अच्छे डॉक्टर से जांच करवाई, और उसे पता चला कि कुमुदिनी में कोई कमी नहीं है। इन सब से फूलमती को काफी राहत मिली। वहीं कुमुदिनी को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी चाची अब उसका बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती है। इसलिए इस बार जब वो घर आई तो विमला से उसकी कहासुनी हो गई। विमला भी बार बार उसे बांझ होने की बात बोलती रही। अब कोई इंसान कितना ही बर्दाश्त करता। इसलिए आज नीरा का हाथ विमला पर उठ गया, लेकिन इससे पहले कि अब वो नीरा पर हाथ उठाती, नेत्रपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उल्टा उसे ही मारा। ये सुनकर विमला को काफी गुस्सा आया और वो बोली,
इसने मुझे मारा है और तुम इन्हें मारने की जगह मुझे ही मार रहे हो। यह सुनकर नेत्रपाल बोला, तो और क्या करूं? झगड़ालू औरत, तेरी वजह से इस घर की शांति भंग हो रही है। तेरी वजह से हमारी ब्याह लायक बेटी घर में कुंवारी पड़ी है। भाभी, जब तुम्हारी बेटी को कुछ उल्टा सीधा नहीं कहती तो तुम उनकी बेटी को ऐसा क्यों बोल रही हो? बहुत हो गया तुम्हारा अब। आज के बाद मैंने तुम्हारा मुंह खुलते हुए देखा तो तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इन सब से विमला चुप तो हो गई, लेकिन अब वो इस मौके का इंतजार करने लगी कि कब उसे पूनम की शादी दुर्गेश से करने का मौका मिले। इन सबको अब 1 साल और होने को आया, लेकिन कुमुदिनी ने अब भी गर्भ धारण नहीं किया। ये सब देखकर विमला उसे अजीब तरह से देखकर मुस्कुराने लगी और वो दोबारा से सबसे कुमुदिनी के बारे में बोलने लगी। और अब तो गांव की औरतों को इस बात का यकीन हो चला था कि हो ना हो विमला की बात सच है। कुमुदिनी इन सब से काफी ज्यादा परेशान थी। वहीं किरण को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी थी, इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों से किसी तांत्रिक या औंझा का पता बताने को कहा। संयोग से किरण के एक रिश्तेदार एक औंझा को जानते थे। बस फिर क्या था, किरण कुमुदिनी को अपने साथ लेकर उस औंझा के पास जाने के लिए निकल पड़ी। उस औंझा के पास काफी लोग आए हुए थे और कुछ देर बाद किरण और कुमुदिनी का नंबर आया। यहां मैं आपको एक बात बता दूं तो कई गांव में घूंघट प्रथा का रिवाज है। वही रिवाज कुमुदिनी के गांव में भी माना जाता है। यहां पर आए मर्दों के आगे घूंघट किया जाता है। कुमुदिनी और किरण ने भी घूंघट किया था। तब उस औंझा ने उन दोनों का घूंघट हटवाया, ये बोलकर कि उसे पता होना चाहिए कि उनकी शरण में कौन कौन आया है। उन दोनों ने जब घूंघट हटाया तो वो औंझा और उसके साथी उन्हें देखते ही रह गए। फिर तभी औंझा ने उन्हें उनकी समस्या बताने को कहा। तब किरण बोली, मेरी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं मिला। तब हमें पता चला कि कमी मुझ में है, इसलिए मैंने अपने पति की दूसरी शादी कुमुदिनी से करवा दी और अब दोबारा से यही हो रहा है। लेकिन हमने कुमुदिनी की जांच करवाई थी, उसमें कोई कमी नहीं है। तब उस औंझा ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर कहा, इस लड़की में एक दोष है। वो दोष उतारने के लिए आज रात एक साधना करनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम जितना जल्दी करोगी उतना अच्छा है, क्योंकि समय के साथ इन सब का प्रभाव बढ़ता जाएगा। इस पर कुमुदिनी और किरण ने एक दूसरे का मुंह ताका और फिर रात को आने का बोलकर निकल पड़े। वहां से निकलने के बाद कुमुदिनी बोली, जिज्जी, वो तांत्रिक सही तो बोल रहा होगा ना? मतलब ये साधना करने के बाद हमारे घर नन्हा मेहमान आ जाएगा ना? ये सुनकर किरण बोली, हमने डॉक्टरों को तो दिखा ही दिया है, अब यहां भी दिखा देते हैं। इस पर कुमुदिनी मान गई और देर रात को वो दोनों उस तांत्रिक के पास आई। दोनों कुंड के पास बैठ गई और फिर उस ओझा ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने एक लड्डू कुमुदिनी को खाने को दिया। कुमुदिनी बिना कुछ सोचे समझे वो लड्डू खाने ही वाली थी कि तभी किरण को कुछ गड़बड़ लगी और उसने कुमुदिनी को लड्डू खाने से रोक दिया। और फिर वो बोली, माफ कीजिएगा औंझा जी, ये लड्डू किस लिए है? तब वो औंझा बोला, ये इस साधना का प्रसाद है, इसे खाने के बाद ही इसकी गोद हरी होगी। ये सुनकर किरण बोली, ठीक है, फिर हम ये लड्डू घर जाकर खा लेंगे, वैसे भी रात काफी हो चुकी है। ये सुनकर वो औंझा बोला, नहीं, ये लड्डू तुम्हें यहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि साधना यहीं हुई है। जिस तरह से उस औंझा का बर्ताव था, उससे अब किरण को उसके ऊपर शक हो गया था। इसीलिए वो बोली, कुमुदिनी का व्रत है, इसलिए वो इसे नहीं खा सकती। ये सुनकर उस औंझा को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा था और उसने कुमुदिनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे ऐसे कैसे जाओगे तुम दोनों? मैंने कितना समझाया कि प्यार से बात मान लो, लेकिन नहीं, तुम्हें जोर जबरदस्ती ही करवानी है। तुम लोग आओ और पकड़ लो इन्हें। बोलकर उसने अपने साथियों को आवाज लगाई। इन सब से कुमुदिनी काफी ज्यादा घबरा गई। वहीं किरण ने हिम्मत से काम लेते हुए कुंड में से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और उससे उस औंझा को कुमुदिनी से दूर हटाया। कुमुदिनी काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए वो किरण के पीछे जा छिपी। वहीं किरण ने उस औंझा और उसके साथियों को धमकाकर पीछे किया और कुमुदिनी को लेकर वहां से चली गई।
वे दोनों उस ओंजा से बचकर भाग ही रहे थे कि तभी अचानक ऊपर की तरफ से एक भयानक जले चेहरे वाली महिला उनके ठीक सामने आ गई, जिसे देखकर वो दोनों घबराकर डर से पीछे की ओर हट गई। ये देखकर कुमुदिनी घबराते हुए बोली, दीदी ये क्या है? किरण बोली, शायद ये उस ओंझा की गुलाम आत्माएं हैं। ये हमें यहां से इतनी आसानी से जाने न देगी। हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। इसके बाद वे दोनों दूसरे रास्ते की ओर बढ़ गई। कुछ आगे चलकर वहां से भी एक रहस्यमयी जले चेहरे वाला आदमी उनके ठीक सामने आ गया और वो दोनों उससे डरते हुए किसी और दिशा में भागने लगी। भागते भागते कुमुदिनी बोली, जिज्जी आगे तो जंगल है। तब किरण बोली, इनके हाथों आने से अच्छा है फिलहाल जंगल में ही चलते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो बचने के लिए मिल ही जाएगा। यही सोचकर वो दोनों जंगल की ओर भागी। दोनों जंगल की गीली मिट्टी में भागती रहीं और उन्होंने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन यहां इन्हें नहीं पता था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। वो दोनों जंगल में भागते भागते एक ऐसे हिस्से पर आ गए जहां पर हल्का कोहरा था और जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ती जा रही थी वो कोहरा काफी घना होता जा रहा था और एक समय तो ऐसा आया कि कुमुदिनी और किरण एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वे दोनों एक साथ हैं। कुछ ही देर में जब वो कोहरा छंटा तो वे लोग एक समतल जगह पर थे। वहां आसपास कुछ पेड़ पौधे थे और बीच में समतल जमीन। वे दोनों हैरानी से आसपास देखते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम दोनों और जंगल के इस हिस्से में क्या कर रही हो? वो आवाज सुनकर जब वो दोनों मुड़ी तो उन्होंने देखा कि पेड़ की डाल पर एक 20-22 वर्षीय सुंदर सी लड़की काली साड़ी में बैठी हुई थी। उसे देखकर किरण बोली, जी वो हम एक ओंझा से बचते हुए यहां आए हैं। वो हमारी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। यह सुनकर वो लड़की कूद कर नीचे आई और बोली, उस ओंझा के पास इतनी रात में तुम दोनों क्यों आई हो भला? तब किरण ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर उस लड़की ने एक नजर कुमुदिनी की ओर देखा और फिर बोली, इस लड़की की कोख बंधी हुई है, इस वजह से ये मां नहीं बन पा रही। लेकिन चिंता मत करो, ये जिस भी तांत्रिक का काम है उसको इतना ज्ञान नहीं है, जिस वजह से इसे आसानी से खोला जा सकता है। ये सुनकर किरण काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, ये सब आपको कैसे पता? ये सुनकर वो लड़की अपना चेहरा किरण के बिल्कुल पास ले आई और बोली, उससे तुम्हें क्या? देखो, तुम्हें ये कोख खुलवानी है तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम मुझे वो दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ मंजूर है? यह सुनकर किरण बोली, आपको जितना धन चाहिए वो मैं आपको दूंगी, बस आप ये कर दीजिए। तब वो लड़की बोली, देखो, धन दौलत का लोभ एक सामान्य इंसान को होता है, मुझे इसका कोई लोभ नहीं है। मुझे बस साथियों की जरूरत है। तुम दोनों मेरे साथ मिल जाओ और बदले में जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। धन, प्रेम, समृद्धि, दुश्मनों से मुक्ति, सब कुछ। कुमुदिनी बिल्कुल मंत्र मुग्ध सी उसकी बात सुन रही थी। तभी किरण बोली, तुम हमें किस काम के लिए अपने साथ मिलाना चाहती हो? आखिर तुम हो कौन? तब वो लड़की बोली, मेरा नाम माया है और मैं एक डायन हूं। अंग्रेजों के समय मैंने सारी परिस्थिति से परेशान होकर यह रास्ता चुना था। हमारा परिवार बेहद गरीब था और मेरे पति की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद मेरी जिंदगी बदतर हो गई। इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया और अब मैं यहां बहुत खुश हूं और मैं ये चाहती हूं कि तुम दोनों भी डायन बनो। ये सुनकर किरण और कुमुदिनी काफी ज्यादा घबरा गए और कुमुदिनी बोली, हमें ये सब नहीं करना और ना ही हमें आपसे मदद चाहिए। हम आपके बारे में भी किसी को नहीं बताएंगे, बस आप हमें जाने दीजिए। तब माया बोली, तुम्हारी कोख बांधी गई है, इसका मतलब समझती हो? अगर तुमने तुम्हारी कोख खुलवा भी ली तो जिसने भी तुम्हारी कोख बांधी है वो तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि मेरी साथी बन जाओ। इसके लिए उन दोनों ने मना कर दिया। तब माया बोली, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भविष्य में मेरा प्रस्ताव जरूर मानोगी। इसलिए जब भी तुम्हें मेरी साथी बनना हो मुझे याद करके 10 बार मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और हाँ,
तुम्हारी कोख बांधी गई है तो मैं उसे तुम्हारे लिए खोल देती हूं। इसके बाद माया ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर कुमुदिनी के पेट पर अपना हाथ फिराया। इसी के साथ ही कुमुदिनी को अपने पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। इन सब के बाद माया बोली, काम हो गया है, अब तुम दोनों यहां से जा सकती हो, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि वो औंधा अब भी वहीं होगा और उसकी कैद की हुई आत्माएं भी तुम्हारे पीछे पड़ी होंगी। इसलिए एक काम करती हूं, मैं ही तुम्हें यहां से निकाल देती हूं। इसके बाद माया ने उन दोनों को वहां से सही सलामत निकाला और इसके बाद किरण और कुमुदिनी घर आ गए। अगले ही दिन दोनों वापस अपने ससुराल आ गए और अब दोनों काफी खुश थी कि अब सब सही है। लेकिन कुमुदिनी को मन ही मन ये चिंता हो रही थी कि आखिर किसने उसकी कोख बांधी थी। खैर, इन सब के 4-5 महीने बाद कुमुदिनी ने सबको खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर तो फूलमती ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। वहीं जब ये बात विमला को पता चली तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। इसी दौरान कुमुदिनी अपने घर वालों से मिलने आई तो घर वालों ने उसका काफी ख्याल रखा। वहीं विमला उसे देखकर बिल्कुल जल भुन गई थी। वहीं पूनम की अब तक भी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि विमला को उसकी शादी दुर्गेश से जो करवानी थी, लेकिन यहां तो उसका पासा ही पलट गया था। वहीं विमला पूनम को दिन रात एक ही सपना दिखाती रहती थी कि उसकी शादी दुर्गेश से होगी। लेकिन आज कुमुदिनी के मां बनने की खबर सुनकर वो अपनी मां पर भड़कने लगी और बोली, एक तो तुम हमारा ब्याह नहीं होने दिए, हमारी सारी सहेलियों का ब्याह हो गया, सब अपने सासरे चली गई, लेकिन दुर्गेश जी के साथ शादी का बोलकर तुम हर रिश्ते में खोट निकालती रही, और अब देखो कुमुदिनी मां बनने वाली है, ऐसे में वो हमसे शादी क्यों करेंगे। ये सुनकर विमला बोली, देख, हमने कहा ना कि तेरी शादी दुर्गेश से होगी, मतलब दुर्गेश से होगी। और रही बात कुमुदिनी और उसके बच्चे की, तो इसका बच्चा तो मैं इसके पेट में ही मरवा दूंगी, और मैं भी देखती हूं कि ये बच्चे कैसे जन्मती हैं। कुमुदिनी इस बात से अनजान थी कि उसकी चाची ही उसके साथ ऐसा कर रही है। कुमुदिनी वहां कुछ देर रुक कर जाने को हुई तो विमला मुस्कुराते हुए बाहर आई और उसे लड्डू लाकर देते हुए बोली, अब तो मैं नानी बनने वाली हूं, इसलिए मुंह तो मीठा करना बनता है। बोलकर वो कुमुदिनी को लड्डू खिलाने लगी। कुमुदिनी लड्डू खाने ही वाली थी कि उसके साथ आई किरण ने विमला का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब ये हमारे घर की बहू है और हमारे वंश को जन्म देने वाली है, ऐसे में इसका ये सब फालतू का खाना सही नहीं है। ये सुनकर विमला बोली, अरे ये आप क्या बोल रही हैं, ये असली घी के बने हैं। किरण, जो कि विमला की हरकतों को बहुत अच्छे से जानती थी, साफ साफ बोल गई, देखिए जी, कुमुदिनी अब 9 महीने तक ना ही हवेली से बाहर निकलेगी और ना ही आप लोगों का दिया हुआ कुछ खाएगी, क्योंकि ये तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे बार बार बोलती रहती थी कि कुमुदिनी बांझ है, और इसीलिए आप अपनी पूनम का रिश्ता मेरे इनसे जोड़ना चाहती हैं, और आपके मन में शायद अब भी यही बात है। तभी तो पूनम 21 बरस की होने को आई है और अभी तक उसका ब्याह ना हुआ। किरण की बात सुनकर विमला कुछ बोल ना सकी। वो बोली, अब आपको ही हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो क्या करें। ये सुनकर किरण से रहा न गया और वो बोली, इस मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि कुमुदिनी की कोख बांधी गई थी ताकि वो मां ना बन पाए, और ये काम तुम्हारे घर के ही किसी इंसान का है, इसलिए मुझे आप लोगों को बुरा लगे या भला ये फैसला लेना ही पड़ेगा। बोलकर किरण कुमुदिनी को लेकर वहां से चली गई। वहीं जब नीरा ने ये बात सुनी तो उसे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन था कि हो ना हो ये सब विमला का ही किया धरा है, और अब वो कुमुदिनी के बच्चे को मारना चाहती है, लेकिन वो मुंह पर कैसे बोले। इसलिए उसने पूनम और अनीता को बुलाया और जो लड्डू वो कुमुदिनी को खिलाने वाली थी उन्हें दे दिए। यहां पर अनीता को पता नहीं था कि क्या चल रहा है, इसलिए वो लड्डू खाने लगी। ये देखकर विमला ने उसके हाथ से लड्डू छीन लिया। अब बिल्कुल भी शक नहीं बचा था, विमला ने ही कुमुदिनी की कोख बांधी थी और अब वो कुमुदिनी के बच्चे की भी जान लेना चाहती थी। ये बात जब नेत्रपाल को पता चली तो उसने साफ कह दिया कि मेरे परिवार की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग हमसे सारे रिश्ते खत्म कर लो, अब यही हो सकता है।
ये बात पूरे गांव में फैल गई, जिसकी वजह से नेत्रपाल का जीना मुश्किल हो गया था। आते जाते सब उसे कहते कि तुम्हारी पत्नी ये सब कर रही है और तुम्हें पता ही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तुम दोनों का ही किया धरा है, तभी तो तुमने अभी तक अपनी लड़की को ना बिहाया। ऐसे ऐसे तानों की वजह से नेत्रपाल का मन काफी अशांत था, जिसकी वजह से उसने पीना भी शुरू कर दिया था। हालांकि नेत्रपाल जानता था कि उसके घर वालों को उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अब वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मानने लगा था। वहीं विमला इन सब का जिम्मेदार कुमुदिनी को ही मानती थी, इसलिए अब उसने एक और खतरनाक चाल चली। वो मौका देखकर दोबारा से उस तांत्रिक के पास गई और उसे सब बताया, और इसी के साथ ही उसने कहा, उस लड़की की वजह से हमारी गांव में काफी ज्यादा बदनामी हो रही है। इन सब से मेरे पति भी अब हर रोज पीने लगे हैं, इसलिए मैं इस लड़की को इसके बच्चे के साथ ही रास्ते से हटाना चाहती हूँ, लेकिन वो काम भी मैं ऐसे करना चाहती हूँ कि किसी को शक ना हो। तब उस तांत्रिक ने कुछ सोचकर कहा, अगर ऐसा है तो तुम उस लड़की का कोई कपड़ा ले आओ, फिर मैं उससे एक शक्तिशाली रूह को बांध दूंगा जो मौका देखकर अपना काम कर देगा। ये सुनकर विमला बोली, देखिए, आप उस रूह को सीधा कुमुदिनी को ठिकाने लगाने को कहना, ना कि उसे परेशान करने को कहना, वरना सबका शक मेरे ऊपर जाएगा। तब उस तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम कल उस लड़की का कोई कपड़ा और मुझे देने के लिए कुछ रुपए ले आना। इसके बाद विमला वहां से आ गई और फिर अगले दिन कुमुदिनी के शादी से पहले का एक दुपट्टा छिपके से ले आई। उस तांत्रिक ने तंत्र मंत्र फूंक कर कुमुदिनी के साथ एक प्रेत को बांध दिया और उसे कुमुदिनी को ऐसे मारने के लिए कहा जिससे सभी को ये एक हादसा लगे। इसके बाद वो प्रेत वहां से सीधा कुमुदिनी के पास आया। कुमुदिनी को अब तक 5वां महीना लग चुका था और किरण उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। उसके खाने पीने में बिल्कुल कोताही न बरती जाती, इससे कुमुदिनी काफी खुश थी। लेकिन उसके मन में एक डर भी था कि कहीं उसकी चाची फिर से कुछ ना कर दे। वो प्रेत अब हवेली के अंदर तो आ चुका था, लेकिन किरण कुमुदिनी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती थी। यहां तक कि वो रात में भी उसके साथ ही सोती थी, ताकि उसे अगर किसी चीज की जरूरत हो या कोई तकलीफ हो तो किरण उसकी मदद कर पाए। इसी तरह से महीना भर बीत गया, लेकिन उस प्रेत को अब तक मौका नहीं मिला था। अब तक सर्दियां आ चुकी थी और इसी दौरान एक दिन किरण कुमुदिनी को छत पर लेकर गई ताकि वो थोड़ी धूप सेंक ले। हवेली में नीचे की तरफ बगीचा भी था, लेकिन बगीचे में पेड़ पौधों की वजह से उतनी अच्छी धूप नहीं मिलती, इसीलिए किरण कुमुदिनी को ऊपर ले आई थी। वो दोनों वहां बैठी थीं और किरण कुमुदिनी के बालों में तेल लगा रही थी कि तभी कुमुदिनी ने कहा कि उसे प्यास लगी है। ये सुनकर किरण पानी लाने के लिए नीचे गई। बस वहीं उस प्रेत को कुमुदिनी के ऊपर कब्जा करने का मौका मिल गया। उसने एक ही झटके से कुमुदिनी के शरीर में प्रवेश किया। इस दौरान कुमुदिनी का शरीर काफी भारी होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चीज उसके शरीर के अंदर जबरन घुसने की कोशिश कर रही थी, और कुमुदिनी के ना चाहते हुए भी उस प्रेत ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब इससे पहले कि कुमुदिनी कुछ समझ पाती, उस प्रेत ने कुमुदिनी के शरीर समेत सीढ़ियों से छलांग लगा दी और इसके बाद वो प्रेत कुमुदिनी का शरीर छोड़कर वहां से चला गया। कुमुदिनी का अब अपने शरीर पर वापस नियंत्रण आ चुका था, लेकिन अब उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं लग रही थी। इसी दौरान उसे माया की याद आई और उसने सोच लिया कि अगर उसे अपने बच्चे को और खुद को बचाना है तो अब माया की बात माननी ही पड़ेगी। उसने माया को याद कर 10 बार उसका नाम लिया। इसी के साथ ही माया वहां आ गई और फिर कुमुदिनी बोली, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो, बदले में मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। इसके बाद कुमुदिनी बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसके पास ही किरण बैठी हुई थी। जैसे ही कुमुदिनी को होश आया, किरण बोली, तुम नीचे कैसे गिरी थी? अपना ख्याल रखो। वो तो अच्छा है, ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें या इस बच्चे को कुछ हो जाता तो। इस पर कुमुदिनी बोली, मुझे माफ कर दो जीजी, मैं आपको ही देखने गई थी, लेकिन अब से मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। कुमुदिनी और उसका बच्चा बच चुके थे,
लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था, क्योंकि कुमुदिनी की चाची विमला इन सब के बाद से काफी बौखला गई थी। वो उस तांत्रिक के पास दोबारा गई और उसे बताया कि कुमुदिनी बच चुकी है और अब वो कुछ ऐसा करे कि वो बच ही ना पाए। इन्हीं सब के कुछ दिनों बाद कुमुदिनी वापस घर आ गई थी और अब उसके मायके वाले भी उससे मिलने आए थे, जिनमें विमला भी थी। वो रोते हुए बोली, अरे तू अपना ध्यान रखा कर बिटिया, अगर आज तुझे और इस बच्चे को कुछ हो जाता तो। उसने ये कहा ही था कि तभी कुमुदिनी के कानों में माया की आवाज गूंजी, ये औरत तो काफी तेज है, खुद ही प्रेत को तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ा और अब ऐसे नाटक कर रही है। वैसे तुम मानोगी नहीं, लेकिन आज ये तुम्हारे पास दोबारा से एक खास मकसद के लिए आई है। इसने एक तांत्रिक से एक चीज ली है, जो कि इसने उस चीज में मिला दी है जो तुम्हारी माँ लेकर आई है। इससे तुम्हारा बच्चा पेट में ही मर जाएगा और इसी के साथ ही तुम्हारी कोख भी खराब हो जाएगी। ये सुनकर कुमुदिनी काफी ज्यादा घबरा गई। वहीं सब मिलकर कुमुदिनी से बातें करने लगी। कुछ देर बाद जब सब जाने को हुए तब नीरा बोली, बिटिया मैं तेरे लिए पिड़कियां बनाकर लाई हूं, तू खा लेना। दोस्तों, पिड़कियां एक तरह की बिहारी मिठाई है। ये सुनकर कुमुदिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वे सारे वहां से चले गए। वहीं सबके जाने के बाद माया बोली, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचा लूं तो तुम मेरे साथ मिल जाओगी, तो कब से तुम डायन बन रही हो। यहां कुमुदिनी को ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी चाची उसके और उसके बच्चे की दुश्मन थी और आज तो वो बच गई, पर आगे कब तक ऐसे ही बचते रहेंगे। उसे खुद ही इतना लायक बनना पड़ेगा कि अपनी और अपने बच्चे की रक्षा खुद कर पाए। इसलिए वो बोली, जब से तुम चाहो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसका असर मेरे बच्चे पर पड़े। तब माया बोली, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम ये बात किसी को भी मत बताना, वरना ये लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। कुमुदिनी ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर माया ये बोलकर कि मैं रात में आती हूं, वहां से चली गई। वहीं सबके जाने के बाद कुमुदिनी ने एक बड़ा गड्ढा खोदकर वो सारे पिड़कियां उसमें गड़वा दी। पूछने पर उसने कहा कि फिलहाल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे लोग उसके बच्चे की जान के प्यासे हैं। इस पर कोई ज्यादा कुछ ना बोल सका। वहीं दूसरी तरफ विमला अब इस ताक में थी कि कब कुमुदिनी के घर से खबर आए कि उसका बच्चा मर चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं देर रात माया ने कुमुदिनी को जगाया और अपने साथ जंगल की ओर ले जाने लगी। इस दौरान कुमुदिनी बोली, हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो। माया बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम डायनों का अपना संसार होता है, हम लोग बहुत सालों तक जीती हैं और जब हम इन आम लोगों के बीच आती हैं तो अपनी पहचान छिपाने का खास ख्याल रखती हैं। आज तक तुम सिर्फ मुझसे मिली हो, लेकिन आज तुम हम डायनों के मुखिया और अन्य लोगों से मिलोगी जो तुम्हें डायन बनने की शिक्षा देंगे। इसके आगे कुमुदिनी कुछ ना बोली। वहीं कुछ आगे जाकर उसे हल्की हल्की से धुंध नजर आने लगी। इसी के साथ ही माया ने कुमुदिनी का हाथ पकड़ा और फिर वे लोग उस धुंध के उस पार निकल आए। उस धुंध के उस पार कुछ दूरी तक कच्ची सड़क थी और उसके बाद एक बड़ा सा महल। वो महल देखकर अब कुमुदिनी कुछ बोलती, उससे पहले ही माया बोली, ये जगह मायावी है और यहां से बिना हमारी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। अब से तुम भी यहां की सदस्य होने वाली हो, बस तुम्हें छोटी सी परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी। इसके आगे कुमुदिनी कुछ न बोली और फिर वे दोनों उस महल के अंदर आ गए। उस महल के अंदर काफी सारी औरतें और आदमी थे और उन सब में एक प्रतिष्ठित सा दिखने वाला आदमी उन दोनों के पास आया और बोला, यही है वो लड़की, लेकिन तुम्हें पता है ना कि इस परीक्षा में खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस पर माया बोली, जी गुरुदेव, मैं जानती हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये लड़की ये कर सकती है, तो इसीलिए आप इसे एक मौका जरूर दें। ये सुनकर उस शख्स ने एक नजर कुमुदिनी की ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, वैसे वान्या भी एक लड़की को लेकर आई है, इन दोनों को साथ में ही शिक्षा दे देते हैं, फिर देखते हैं कि इन्हें हमारे समूह में रखना है या नहीं। इसके बाद कुमुदिनी और एक और लड़की को एक साथ शिक्षा दी जाने लगी। इस दौरान दोनों को तंत्र मंत्र का ज्ञान दिया जाने लगा।
दोनों को डायनों की दुनिया के नियम कायदे सिखाए जाने लगे। इसी दौरान विमला ने दोबारा से कई बार कोशिश की कि वो कुमुदिनी और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाए, लेकिन हर बार वो नाकामयाब ही हो रही थी। इन सब से उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो दिन आ गया जब कुमुदिनी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। इन सब से फूलमती खुशी से फूली न समाई और उसने पूरे गांव को खाना खिलाया। वहीं विमला को इन सब से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पूनम भी इससे काफी गुस्से में थी, क्योंकि उसके मन में शादी की इच्छा थी, लेकिन अपनी मां की बातों में आकर वो हर रिश्ते को ठुकराती रही। इन सब के बाद कुमुदिनी के सारे मायके वाले जब कुमुदिनी और बच्चे को देखने आए तो विमला का काफी खून जल गया, लेकिन वो सबके सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ कुमुदिनी के ऐसे ठाठ देखकर पूनम को काफी गुस्सा आया और वो बोल पड़ी, इन सब पर मेरा हक होता अगर तुम बीच में ना आती। इससे आगे पूनम कुछ बोलती, नेत्रपाल ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और कहा, खबरदार, जो अब मेरी बाहर और नाक कटवाई तो जबान काटकर फेंक दूंगा। इन सब से पूनम को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अपने पिता के डर से वो चुप हो गई। वहीं इसी दौरान हवेली में साफ सफाई के काम के लिए एक नए आदमी को रखा गया, जो कि कोई और नहीं विनोद था, जिससे कुमुदिनी शादी से पहले प्यार करती थी। कुमुदिनी को वहां ऐसे रानियों की तरह गहनों से लदा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और अब वो कैसे भी करके कुमुदिनी से पैसे ऐंठने की फिराक में था। और एक रोज उसने मौका पाकर कुमुदिनी को कहा कि देखो कुमुदिनी, तुम आज रानियों की तरह ठाठ कर रही हो, लेकिन अगर मैंने सबको बता दिया कि शादी पहले तुम मेरे साथ रिश्ते में थी, यहां तक कि मेरे साथ भागना भी चाहती थी, तो सोचो ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो तो अगले हफ्ते तक तुम्हारे गहने मुझे लाकर दे देना, नहीं तो इस हवेली से निकलने को तैयार रहना। कुमुदिनी इन सबसे काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन आज उसकी डायन बनने की अंतिम परीक्षा भी थी, इसलिए उसे एक आइडिया आया। इसलिए देर रात सबके सोने के बाद कुमुदिनी उठी और उठकर आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान निकलने के दौरान उसे विनोद ने देख लिया और उसका पीछा करने लगा। विनोद उसका पीछा करते हुए कोहरे के पार तक आ पहुंचा। कोहरे के पार का दृश्य बाकी जगह से काफी अलग था। उस जगह को देखकर वो मन ही मन बुदबुदाया, ये हमारे गांव की कौन सी जगह है। इन्हीं सब बारे में सोचते हुए विनोद कुमुदिनी के पीछे पीछे उस मायावी महल तक आ पहुंचा था और अब वो चुपके चुपके अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि कुमुदिनी एक प्रतिष्ठित से दिखने वाले आदमी के साथ कुंड के पास बैठी थी। इस दौरान वो दोनों अजीब तरह के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये सब देखकर विनोद काफी हैरान रह गया। आज कुमुदिनी की अलग ही सच्चाई उसके सामने थी, लेकिन अब इसके आगे जो वो देखने वाला था वो काफी भयानक था। कुमुदिनी के सामने ही एक पेड़ की सूखी डाल पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद कुमुदिनी के साथ बैठे उस आदमी ने कहा, ठीक है कुमुदिनी, लेकिन अब आखिरी परीक्षा बाकी है। तुम्हारे सामने जो पेड़ की डाल है उसे बिना छुए अपने मंत्रों की शक्ति से जलाने की कोशिश करो। यह सुनते ही कुमुदिनी ने उस डाल की ओर देखते हुए अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो टहनी धूं धूं करके जलने लगी, जिसे देखकर वो आदमी बोला, बहुत अच्छे कुमुदिनी, अब से तुम भी डायन हो। बस गुरु दक्षिणा देकर तुम अपना आखिरी पड़ाव भी पार कर लोगी। ये सुनकर कुमुदिनी मुस्कुराते हुए बोली, और मैं अपना आखिरी पड़ाव पूरा करने के लिए गुरु दक्षिणा भी साथ लाई हूं। उसका भोग लगते ही मैं ये पड़ाव पार कर लूंगी। विनोद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग ये क्या बात कर रहे हैं कि तभी अचानक दो हट्टे खट्टे और खूबसूरत दिखने वाले लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर कुमुदिनी के पास ले जाने लगे। उसे देखकर कुमुदिनी बोली, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है और कभी मैंने इससे काफी प्रेम भी किया था, लेकिन इसने तब भी मेरा बस इस्तेमाल किया और अब भी मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। यह सुनकर विनोद घबराते हुए बोला, मुझे माफ कर दो कुमुदिनी, तुम जो करोगी वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और अपने साथ ले गए।
उसके जाने के बाद कुमुदिनी का गुरु बोला, इसके प्राण कुछ ही समय में उड़ा दिए जाएंगे और आज से तुम भी हमारे समूह का हिस्सा हो। बस अच्छे से साधना करते हुए अपनी शक्तियां बढ़ाती रहना, आगे के लिए ये बहुत जरूरी है। इस पर कुमुदिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वो घर आ गई। अब कुमुदिनी पूरी तरह से डायन बन चुकी थी। उसके पास शक्तियां थीं और वो अपनी शक्तियों की मदद से उन सबसे बदला लेना चाहती थी जिनकी वजह से वो डायन बनी थी। विमला, जो कि कुमुदिनी के पीछे पड़ी हुई थी, इन सब से बिल्कुल अनजान थी। वो उस तांत्रिक के साथ मिलकर कुमुदिनी के बच्चे को मारने की योजना बना रही थी कि एक रात जब वो सो रही थी तो उसे अचानक से अपने कमरे के बाहर से पूनम की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर विमला उठ बैठी और बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी बेटी पूनम चेहरे पर सपाट भाव लिए उसके कमरे के बाहर ही खड़ी थी। ये देखकर विमला ने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, वो इतनी रात में ऐसे क्यों खड़ी है। तब पूनम बोली कि उसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए वो थोड़ा बाहर आए। ये सुनकर विमला पूनम के साथ बाहर आ गई। वो दोनों घर से निकलकर बाहर एक सुनसान जगह की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान विमला को ये काफी अजीब लगा कि पूनम को जो भी बात करनी थी वो घर के अंदर भी तो कर सकती थी, फिर ऐसे बाहर आकर बात करने का क्या मतलब है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर अपने आगे चल रही पूनम के पैरों की ओर पड़ी, जो कि उल्टे थे। ये देखकर विमला वहीं ठिठक गई। उसे समझ आ चुका था कि उसके साथ पूनम के भेष में कोई शैतानी साया चल रहा है, जिसका मकसद उसे इस घर से दूर ले जाना है। ये सब सोचकर विमला अंदर ही अंदर सिहर उठी और तेजी से उलटे पांव घर की ओर भागने लगी। वहीं इसी दौरान पूनम के भेष में मौजूद उस साय को इस बात का पता चला तो उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान तैर गई और अब इससे पहले कि विमला ज्यादा आगे जाती, उस साय ने अपने हाथ लंबे किए और उनसे विमला को जकड़कर हवा में उठाते हुए अपने पास ले जाने लगी। विमला इन सब से काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, इसलिए उसने मदद के लिए चीखने का सोचा, लेकिन ये क्या, विमला के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान पूनम का साया विमला को खींचते हुए अपने एकदम पास ले आया था। ये सब देखकर विमला रोने लगी, लेकिन तभी पूनम के गले से एक भयानक दोहरी आवाज आई, अपनी मौत को इतना पास देखकर बड़ा डर लग रहा है ना, तो उस माँ और बच्चे का सोच जिसकी जान के तू पीछे पड़ी है। ये सुनकर विमला काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन उसे ये भी समझ आ चुका था कि हो ना हो इन सब में कुमुदिनी का हाथ है। तभी ये साया कुमुदिनी और उसके बच्चे की बात कर रहा था। विमला ने सोच लिया था कि यहां से निकलकर वो सबके सामने कुमुदिनी को काला जादू करने वाली साबित कर देगी, लेकिन उससे पहले वो यहां से तो निकले तो सही। विमला छटपटाते हुए बोली, देखिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, इसलिए आप मुझे छोड़ दो। अब इससे पहले कि विमला कुछ और कह पाती, उस साय ने उसे छोड़ दिया और फिर वो साया वहां से गायब हो गया। विमला हैरानी से ये सब देख रही थी कि तभी 4 आदमी उस तरफ आए। वो लोग देर रात खेत से लौट रहे थे और इतनी देर रात विमला को वहां देखकर वो लोग तरह तरह की बातें सोचने लगे। विमला ने भी उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन कोई भी इंसान इतनी आसानी से इन सब में कहां मानता है। वही विमला के साथ भी हुआ। विमला वापस घर आ गई। वहीं अगले दिन तक ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि विमला देर रात घर से बाहर ना जाने क्या करने आई थी। जब नेत्रपाल को ये बात पता चली तो उसने विमला को बहुत मारा। तब विमला ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी, लेकिन उसे भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सबके बीच बचाव करने पर नेत्रपाल ने उसे छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ कुमुदिनी अब अपनी तांत्रिक क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। वो हमेशा सतर्क रहती कि कोई भी उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए किरण ज्यादातर उसके बच्चे का ख्याल रखती। वहीं इसी दौरान कुमुदिनी अपने मायके गई। वहां विमला उसे बहुत अजीब तरह से घूर रही थी। वहीं इसी दौरान पड़ोस की औरत आई और बातों ही बातों में उस रात वाली बात भी छेड़ दी। तब ये सुनकर विमला बोली, उस रात एक डायन मेरी बेटी का रूप धरकर मुझे घर से बाहर ले गई थी। वो मुझे मारती उससे पहले ही गांव के लोग आ गए, इसलिए मैं बच गई।
लेकिन मुझे पता है कि ये काम किसका है। ये सुनकर वो महिला हैरानी से विमला को देखने लगी और पूछा कि आखिर ये काम किसका है। तब विमला बोली, अरे मैं किसी का नाम सीधे से तो नहीं ले सकती, लेकिन तुम ही सोचो कि जो लड़की शादी के इतने समय बाद भी मां नहीं बन सकी, वो मां कैसे बन गई। जरूर उसने किसी तांत्रिक की मदद ली होगी, और मुझे ये बात पता है, इसलिए मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ी है। ये सब सुनकर वो औरत कुमुदिनी का मुंह ताकने लगी। तभी कुमुदिनी ने उस औरत की ओर देखा और बोली, वैसे लता चाची, आपकी शादी के 6 साल बाद आपको बच्चे हुए थे ना, इसका मतलब आपने किसी तांत्रिक की मदद ली थी। भाई हमारी चाची का तो यही मानना है। फिर कुमुदिनी विमला की ओर देखते हुए बोली, चाची एक काम कीजिए, जो तांत्रिक ये करता है ना, उससे अपनी पूनम के ब्याह की भी बात कर लो, वरना तो वो घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी। ये सब सुनकर विमला को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ ना बोली। लेकिन उसने मन ही मन ये सोच लिया था कि अब अगर काले जादू के सहारे वो कुमुदिनी और उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही तो कोई बात नहीं, वो दूसरे तरीके से उन दोनों को खत्म करेगी, फिर चाहे जो हो जाए। दोस्तों, कई बार जलन की भावना लोगों में इतनी बुरी तरह से घर करती है कि वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते। वही विमला के साथ था, और आज उसी की वजह से कुमुदिनी को डायन बनने का रास्ता चुनना पड़ा। खैर, कुछ दिनों बाद वो उस तांत्रिक से दोबारा मिली और उसने कुमुदिनी का सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया और कहा कि अगर इस बार तुमने कुछ नहीं किया तो जितना पैसा सोना मैंने तुम्हें दिया है सब मैं वापस ले लूंगी। इसी के साथ ही पुलिस स्टेशन में तुम्हारी रिपोर्ट भी लिखवा दूंगी। ये सुनकर वो तांत्रिक काफी ज्यादा घबरा गया और उसने एक भयानक चाल चली। यहां कुमुदिनी इस बात के लिए तो तैयार थी कि विमला उसे और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि विमला कुमुदिनी की खुशियों को छीनने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं विमला नीरा के साथ कुमुदिनी के ससुराल आई। नीरा कुमुदिनी के बच्चे के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, इसलिए वो वहां आई थी। नीरा जब कुमुदिनी के बच्चे को खिला रही थी, इसी दौरान विमला मौका देखकर उस हवेली में इधर उधर टहलने लगी। कुछ समय बाद जब उसने देखा कि वहां आसपास कोई नहीं है, तभी उसने अपने पास से एक लाल पोटली निकाली और उसे खोलकर वापस पोटली अपने पास रखकर लौट कर आ गई। और फिर थोड़ी देर रुककर वो लोग वापस आ गए। देर रात जब सब सो रहे थे, इसी दौरान फूलमती के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो आवाज सुनकर फूलमती उठ बैठी और जाकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने बाहर किसी को ना पाया। ये सब देखकर फूलमती को काफी अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो ना हो उसे वहम हुआ होगा। यही सोचकर वो दोबारा अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन जब किरण उठी तो उसने देखा कि जहां उसकी सास हमेशा सुबह के समय पूजा पाठ करती थी, माला जपती थी, आज वो बिल्कुल शांत सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। ये देखकर किरण को लगा कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है। यही पता करने के लिए वो उनके कमरे में गई। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी सास फूलमती बिस्तर पर बैठे कुछ अजीब से शब्द बुदबुदा रही थी। ये देखकर किरण ने उन्हें हिलाया और पूछा, अम्मा जी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? लेकिन फूलमती कुछ ना बोली। फिर एकदम से वो बोली, हाँ मैं एकदम ठीक हूं, तुम यहां क्यों आई हो? तब किरण बोली, वो आज आपने पूजा पाठ नहीं किया ना, इसलिए लगा कि आपकी तबीयत सही तो है ना। ये सुनकर फूलमती बोली, मेरी तबीयत एकदम सही है, इसलिए तुम उसकी चिंता ना करो, और आज के बाद मैं पूजा वूजा नहीं करने वाली और ना ही कोई इस घर में पूजा पाठ करेगा, सुन लो तुम। ये सुनकर किरण को काफी अजीब लगा, लेकिन अपनी सास से कैसे बोले, इसलिए उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वहीं किरण अब सिर्फ अपने कमरे में सांझ बाती करने लगी ताकि उसके मन को तसल्ली मिले। किरण ने ये बात घर पर किसी को बताई नहीं थी, लेकिन उनके बर्ताव से सब पता चल रहा था। इसी दौरान एक दिन जब फूलमती, किरण और कुमुदिनी बैठकर बच्चे को खिला रहे थे, उसी दौरान फूलमती ने किरण और कुमुदिनी को किसी काम से भेज दिया। वो दोनों चली गई और उनके जाते ही फूलमती ने भयानक ढंग से बच्चे को देखा और फिर उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटकने ही वाली थी कि तभी वहां दुर्गेश आ गया और उसने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया।
दुर्गेश को वहां देखकर फूलमती के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वो बोली, तुम गलत मत समझना, मैं तो बस इसके साथ खेल रही थी। ये सुनकर दुर्गेश कुछ ना बोला, लेकिन उसने किरण और कुमुदिनी को सख्त हिदायत दे दी थी कि चाहे कुछ हो जाए, बच्चे को फूलमती जी के साथ अकेले मत छोड़ना। इन सब से कुमुदिनी को अपनी सास के ऊपर शक होने लगा था कि हो ना हो उनके साथ कुछ गड़बड़ है। उसने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने इसकी जांच करने का सोचा। उसने फूलमती की ऊर्जा को जब अच्छे से देखा तो पाया कि फूलमती के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 17-18 बुरी आत्माएं मौजूद थी और कुमुदिनी को समझ आ चुका था कि ये सब किया धरा किसका है। इसलिए अब उसने इन सब का एक परमानेंट इलाज करने का सोचा। उसी रात जब सब सो रहे थे तब कुमुदिनी अपने कमरे से निकलकर फूलमती के कमरे में गई। उसके वहां आते ही फूलमती मुस्कुराई और बोली, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तक तो तुम्हें मेरी असलियत पता चल ही गई होगी, इसलिए अब मुझे इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बिना सच जाने ही मार डाला। ये सुनकर कुमुदिनी बोली, कौन किसे खत्म करता है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं चाहती तो ये बात सबको बता सकती थी, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि इन सब से तुम जैसे दुष्ट आत्माओं का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरी सास की यहाँ काफी ज्यादा इज्जत है। ये सुनकर फूलमती चेहरे पर बहशी मुस्कान लिए बोली, इस बात की चिंता तुझे है लेकिन मुझे नहीं। मैं तेरे ऊपर बड़ी आसानी से वार कर सकती हूँ, लेकिन तुझे उसके लिए भी सोचना पड़ेगा क्योंकि ये शरीर तेरी सास का है। फूलमती ने इतना कहा ही था कि अचानक उसका शरीर हवा में उड़ते हुए पीछे की दीवार से जा टकराया। वो हैरानी से कुमुदिनी की ओर देख रही थी कि कुमुदिनी बोली, मैं वार करने से पहले सोचने नहीं वाली, लेकिन हाँ, तुम सभी मेरे आगे टिक नहीं सकते, इतना भी मुझे पता है। इसके बाद कुमुदिनी ने कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। इसी के साथ ही कुमुदिनी के हाथों से काली ऊर्जा की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते उन ऊर्जा लपटों ने एक रस्सी का रूप लेते हुए फूलमती को जकड़ लिया। उन ऊर्जा बंधनों में जकड़े जाने के कारण फूलमती को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो बोली, इस बुढ़िया का शरीर इस लायक नहीं है कि ये सब ज्यादा देर तक झेल पाए, इसलिए ये सब यहीं रोक दे, वरना ये बुढ़िया बेमतलब में मारी जाएगी। ये सुनकर कुमुदिनी बोली, अगर मैंने ये सब यहीं रोका तो ये तो बच जाएंगी, लेकिन ये मेरे बच्चे को मार डालेंगी और मुझे पता है कि ये मन से मेरे बच्चे को कितना चाहती है, इसलिए मैं इनके हाथों से ये पाप नहीं होने दूंगी। इसके बाद कुमुदिनी ने मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखा। ऐसा होते ही हर गुजरते समय के साथ फूलमती के शरीर में से धुएं की लपटें उठने लगी और एक समय ऐसा आया कि फूलमती वहीं बेहोश हो गई। लेकिन कुमुदिनी यहीं ना रुकी, वो अब भी मंत्रोच्चारण करती रही। लेकिन ठीक इसी दौरान उसे किरण की घबराई हुई सी आवाज आई, कुमुदिनी, ये तुम क्या कर रही हो? वो आवाज सुनकर कुमुदिनी का ध्यान भंग हुआ और उसने उस ओर देखा तो पाया कि कमरे के दरवाजे पर हैरान परेशान सी किरण खड़ी थी। कुमुदिनी को ये बात अच्छे से पता थी कि उसे किरण से कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसने किरण को शुरू से सारी बात बता दी। ये सब सुनकर किरण को काफी गुस्सा आया। उसका मन किया कि अभी के अभी अपने लठैतों को भेजकर विमला को पिटवा दे, लेकिन यहां उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए यह करना सही नहीं होता। उन दोनों ने फूलमती को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और तब कुमुदिनी बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, इतनी सारी आत्माओं के शरीर में प्रभाव खत्म होने के कारण ये सिर्फ बेहोश हैं, लेकिन ये जल्दी ही होश में आ जाएंगी। ये सुनकर किरण बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन उन आत्माओं का क्या जो अम्मा जी के अंदर थीं? तब कुमुदिनी बोली, उन सभी आत्माओं को मैंने कैद कर लिया है, वो 17 आत्माएं थी और अब डरने की कोई बात नहीं है। इस पर किरण ने राहत की सांस ली और अब वे दोनों सोचने लगी कि आगे क्या किया जाए। दोस्तों, यहां जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूलमती के शरीर में 18 आत्माएं थी, लेकिन कुमुदिनी 17 आत्माओं को ही निकाल पाई थी। तभी किरण वहां आ गई और इसी दौरान मौका पाकर वो 18वीं आत्मा वहां से चली गई। उस आत्मा ने जाकर उस तांत्रिक को सारी बात बताई,
इन सब से वो तांत्रिक काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसे लगा था कि सिर्फ एक मामूली इंसान को ही वो ऐसे परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ तो ये एक शक्तिशाली डायन है और डायनों से पंगा लेना सही नहीं होगा, क्योंकि उनसे पंगा लेने का मतलब है उनकी पूरी बिरादरी से पंगा लेना। यही सोचकर उसने ये सब यहीं बंद करने का सोच लिया। वहीं विमला को अभी तक कोई भी बुरी खबर नहीं मिली थी, इसलिए वो कुमुदिनी से मिलने के बहाने नीरा के साथ दोबारा हवेली में गई। विमला को वहां देखकर किरण को काफी गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी ज्यादा कुछ न बोली। लेकिन वो इस बात का ख्याल रख रही थी कि वो बच्चे के ज्यादा पास ना जाए। वहीं जब सारे बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी कुमुदिनी ने मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए और इसी के साथ ही विमला को एक तेज झटका लगा। विमला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ अभी क्या हुआ। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नजर कुमुदिनी के ऊपर पड़ी, जो कि उसे देखते हुए कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। विमला को कुमुदिनी का यूं मुस्कुराना काफी अजीब लगा। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी, इसलिए वो तबीयत खराब का बोलकर वहां से जल्दी चली आई। वहां से आकर विमला को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसके शरीर में काफी तेज दर्द हो रहा था और इसी के साथ ही शरीर भारी भी लग रहा था। इसी वजह से उसने रात का खाना बनाने का काम पूनम को दे दिया। पूनम ने जैसे तैसे खाना बनाकर सबको दिया, लेकिन विमला को बिल्कुल भूख नहीं थी, इसलिए उसने खाने से मना कर दिया। सब लोगों ने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया और खाना खाकर सब सो गए। उसी रात देर रात विमला की छोटी बेटी अनीता की नींद खुली और वो बाथरूम जाकर जब अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी तो कचर कचर की आवाज से अनीता का ध्यान भंग हुआ। वो आवाज रसोई से आ रही थी। उसने जाकर धीरे से अंदर झांका तो हैरान रह गई, क्योंकि उसकी मां रसोई में एक के बाद एक कच्ची सब्जियां खाए जा रही थी और वो सब्जियां ऐसी थी जिन्हें कोई भी कच्चा नहीं खा सकता था, जैसे कि जिमीकंद, अरबी। ये सब देखकर अनीता काफी ज्यादा घबरा गई और अपने कमरे की ओर भागी। उसकी बहन पूनम उसके साथ ही सो रही थी, इसलिए उसने फौरन उसे जगाया और बताया कि किचन में उसकी मां कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं। ये सुनकर जब वो अनीता के साथ रसोई में गई तो उसने पाया कि वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर पूनम ने उसे डांटा और कहा कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा और अब उसने उसकी नींद खराब कर दी। ये बोलकर पूनम चली गई। वहीं अनीता भी उसके साथ चली गई, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब चूंकि उन लोगों की रसोई सबसे अलग हो रखी थी और उनकी मां की तबीयत भी खराब थी, इसलिए अनीता और पूनम को सुबह उठकर खाना बनाना पड़ेगा। पूनम सुबह जब खाना बनाने रसोई में गई तो उसने देखा कि रसोई में रखे परवल, जिमीकंद और अरबी गायब थे और अब उनकी रसोई में सिर्फ आलू और दाल ही रह गए थे। पूनम को समझ नहीं आ रहा था कि सारी सब्जियां कहां गई। फिर उसे शक हुआ कि कहीं उसकी दोनों ताई ने उसकी रसोई से सब्जियां तो नहीं चुरा ली, वरना वो कहां जा सकती हैं। अब यहां पर जैसी विमला थी वैसी ही उसकी बेटी पूनम थी, इसलिए उसने सुबह सुबह ही घर में कोहराम मचा दिया कि ताई ने उसकी सब्जियां चुरा ली। अगर उन्हें चाहिए था तो मांग सकती थी। अपने ही घर में चोरी करने का भला क्या मतलब है। तब सब लोगों ने उसे काफी समझाया, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान अनीता आई और उसने सबको बताया कि सब्जियां किसी ने चुराई नहीं है, बल्कि मां ने रात में खा ली थी। मैंने खुद देखा था। लेकिन पूनम ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था कि ये सब्जियां कोई ऐसे कैसे खा सकता है, इसलिए हो ना हो इनमें से किसी ने ही ये सब्जियां चुराई होंगी। जब सबने देखा कि पूनम तो मानने को राजी ही नहीं है, इसलिए सब लोगों ने बात को खत्म करने के लिए अपनी रसोई से सब्जियां लाकर उसे दे दी। पूनम उस समय तो शांत हो गई, लेकिन अब वो हर आने जाने वाले से इस बारे में चुगली करने लगी। वहीं नीरा ने अनीता से पूछा कि क्या वो जो कह रही थी वो सच था। इस पर अनीता ने हाँ कहा। ये सुनकर नीरा को अब विमला की चिंता होने लगी, क्योंकि भले ही विमला के साथ उसका मनमुटाव था, लेकिन उसने कभी विमला का बुरा नहीं चाहा था। इसलिए उसने अपने पति से इस बारे में बात की। लेकिन नीरा का पति घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कह दिया कि वो नेत्रपाल से इस बारे में बात करेगा, फिर उसे जो करना होगा करेगा। हम उसके पछड़े में नहीं पड़ेंगे
वरना उल्टा हमें ही सुनना पड़ेगा। नीरा को भी ये बात सही लगी, इसलिए वो कुछ ना बोली। उसी दिन नेत्रपाल को जब इस बारे में बताया गया तो नेत्रपाल को काफी गुस्सा आया और वो बोला, आप लोगों की वजह से मेरे घर में अशांति फैली हुई है। मेरी पत्नी मेरी बेटी की शादी होने नहीं दे रही, गांव में बेइज्जती हो रही है वो अलग, और अब आप मेरी पत्नी के ऊपरी किसी भूत प्रेत का साया बताकर रही सही कसर भी पूरी करना चाहते हो। ये सुनकर उन सबको काफी बुरा लगा और अब उन्होंने सोच लिया था कि इन लोगों के मामले से दूर ही रहो। दोस्तों, यहां पर नेत्रपाल को भी अब लगने लगा था कि अगर कुमुदिनी की शादी दुर्गेश के साथ ना होती तो आज ऐसा नहीं होता। उसकी पत्नी जलन की वजह से ये सब न करती। खैर, उसी दिन जब दोपहर के समय पूनम और अनीता गेहूं धूप में सुखा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में जो नीम का पेड़ था उसमें से विमला कुछ टहनियां तोड़ रही थी। ये देखकर उन दोनों को काफी अजीब लगा और वो दोनों नीचे गई ये देखने के लिए कि आखिर उनकी माँ उन नीम की डालियों का क्या करेगी। विमला उन टहनियों को लेकर कमरे में आ गई और अब वो कमरे में आकर वो सारी नीम की टहनियां चबा चबा कर खाने लगी। पूनम और अनीता, जो कि ये छिप छिप कर देख रहे थे, ये सब देखकर एकदम घबरा गए और वहां से वापस छत पर आ गए। वहां आकर अनीता बोली, मैं कहती थी ना कि अम्मा कुछ अजीब हरकतें कर रही हैं, अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। ये सुनकर पूनम घबराते हुए बोली, यानी कि हमारी अम्मा के ऊपर जरूर किसी ने कोई टोना टोटका किया है। हमें पापा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। शाम को जब नेत्रपाल आया तो पूनम ने उसे सारी बात बता दी। तब नेत्रपाल बोला, देखो, हम तुम्हारे ब्याह की कहीं बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तुम्हारी अम्मा फिलहाल ऐसी ही रहे तो ठीक है। कम से कम वो इसमें टांग तो नहीं अड़ाएगी, और अगर हमने ये बात बाहर किसी को बताई तो इससे घर की ओर बदनामी होगी, इसलिए फिलहाल ऐसे ही सब चलने दो। इसके आगे पूनम कुछ ना बोल सकी, लेकिन अब उसे परिवार की जरूरत महसूस हो रही थी। उसके पिता तो सुबह जाकर शाम को आकर खाना खाकर सो जाते, उनके पीछे पूरा घर उन दोनों बहनों को ही देखना पड़ता, और ऊपर से विमला की इन हरकतों के कारण अब उन दोनों को थोड़ा डर भी लगने लगा था। इसी दौरान अगले दिन दोपहर को जब पूनम और अनीता सब्जियां साफ कर रही थी, तभी विमला वहां आई और बोली कि तुम्हारे पास छुरा है तो जरा मुझे दे दो। पूनम को पता था कि जैसी उनकी हालत है उनके हाथ में छुरा देना सही नहीं होगा, इसलिए उन दोनों ने इसके लिए मना कर दिया। ये देखकर विमला ने एक नजर दोनों को फाड़ खाने वाली निगाहों से देखा और फिर वहां से चली गई। ये देखकर अनीता रोते हुए बोली, जिज्जी, अम्मा ये सब क्यों कर रही है? पूनम ने उसे चुप कराया और शाम को दोबारा इस बारे में अपने पिता से बात की, लेकिन उसके पिता ने दोबारा से उनकी किसी बात की ओर इतना ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसे डांट दिया, वो अलग। थक हार कर अगले दिन पूनम ने रोते हुए ये सारी बातें नीरा को बताई। तब नीरा ने उसे कहा कि वो इस बारे में सबसे बात करेगी, तुम दोनों शांत रहो और अपना ख्याल रखना। नीरा ने इस बारे में दोबारा से सबसे बात की, लेकिन सबने यही कहा कि हमने नेत्रपाल से इस बारे में बात की तो उसने उल्टा हमें ही सुना दिया, इसलिए हम इस मामले से दूर ही रहे तो अच्छा है। ये सब सुनकर पूनम को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि आज उन लोगों की बेवकूफी की वजह से मुसीबत की इस घड़ी में कोई उनका साथ नहीं दे पा रहा। पूनम और अनीता ऐसे ही खौफ के साए में रहने को मजबूर थे कि एक दोपहर को जब अनीता और पूनम विमला को खाना देने आए तो उन्होंने देखा कि विमला वहां नहीं थी। वो दोनों उसे पूरे घर में ढूंढने लगी कि तभी अचानक अनीता की नजर अपने घर के पीछे मौजूद सुनसान गली पर गई। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि उस गली में नीचे बैठकर विमला एक मुर्गे को अपने दांतों से फाड़ फाड़ कर खा रही थी। उस मुर्गे का खून और पंख विमला के मुंह के आसपास लग रखे थे, जिसकी वजह से वो बेहद खौफनाक लग रही थी। अनीता के चीखने की आवाज सुनकर विमला का ध्यान उस ओर गया तो वो भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, पता चल गया ना, आखिर तुझे पता चल गया ना, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। ये सुनकर अनीता पीछे की तरफ भागी, लेकिन तभी विमला किसी चीते की तरह छलांग मारकर उसके सामने आ गई।
और अब इससे पहले कि अनीता कुछ करती, विमला ने उसे जमीन पर पीठ के बल गिरा दिया और खुद भयानक ढंग से मुंह फाड़े उसके ऊपर बैठकर उसका मांस नोचकर खाने की कोशिश करने लगी। अनीता ने डर के मारे अपने बचाव में अपने हाथ मुंह के आगे किया, लेकिन विमला ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसके हाथों से मांस का एक टुकड़ा उखाड़ लिया। अनीता दोबारा से चीखी और ठीक इसी दौरान घर और आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हो गए। विमला को इस तरह से अपनी ही बेटी का मांस उधेड़कर खाता देखकर सारे लोग हैरान रह गए, लेकिन फिर सबने जल्दी ही मिलकर विमला को अनीता के ऊपर से हटाया। इस दौरान विमला छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। लोगों ने मिलकर किसी तरह से विमला को घर के अंदर बंद किया और सबने मिलकर नेत्रपाल को इस बारे में खबर की। अनीता को काफी चोट आई थी, इसलिए नीरा उसे अस्पताल ले गई थी। वहीं सारे लोग घर पर थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। घर आकर जब नेत्रपाल को सब कुछ पता चला तो उसे काफी दुख हुआ कि उसने आखिर पहले इन सब को सीरियसली क्यों नहीं लिया, लेकिन अब भी देर नहीं हुई थी। इसलिए सब लोग मिलकर गांव के उस तांत्रिक के पास गए जिसके पास विमला भी जाया करती थी। उसके घर आकर जब उस तांत्रिक ने विमला को देखा तो उसे समझते देर न लगी कि ये सब कैसे हुआ। अब यहां पर कुछ भी छिपाने का फायदा नहीं था, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात उस तांत्रिक ने सब लोगों को बता दी और ये भी बताया कि जो 18 प्रेत उसने विमला के कहने पर कुमुदिनी के घर भेजे थे, वहां की एक डायन ने उनमें से 17 प्रेतों को सिद्ध करके उनमें से एक प्रेत को विमला के ऊपर ही छोड़ दिया है। उस प्रेत ने धीरे धीरे करके विमला के शरीर पर घर करना शुरू कर दिया है और अगर समय रहते उसे ना रोका गया तो ना जाने क्या हो। ये सब सुनकर तो गांव वालों को पहले से ज्यादा विमला से नफरत हो चुकी थी, क्योंकि वो निर्दोष कुमुदिनी से बदला लेने के लिए किस हद तक गिर चुकी थी। विमला की इस हरकत की वजह से नेत्रपाल का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन फिर उसने कहा कि विमला को फिर भी ठीक कर दो, वरना ऐसे वो सबको और नुकसान पहुंचाएगी। वो तांत्रिक इसके लिए राजी हो गया और इसके लिए उसने नेत्रपाल से कुछ पैसे मांगे। नेत्रपाल ने वो दिए और फिर वो तांत्रिक क्रिया का सामान लेने वहां से चला गया और जाने से पहले उसने कहा कि वो सारा सामान लेकर आज ही आ जाएगा। रात 8-9 बजे के आसपास वो तांत्रिक आया और फिर वो तांत्रिक क्रिया शुरू की गई। उस कुंड के ठीक सामने मौजूद एक नीम के पेड़ से विमला को कसकर बांध दिया गया और फिर उस तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। कुछ अजीबो गरीब चीजों को कुंड में डालने के बाद उस तांत्रिक ने एक मुर्गे के गले में फूलों की माला डाली और उसके माथे पर लाल कुमकुम लगाया। इसके बाद उसने उस मुर्गे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इसके बाद उसने उस मुर्गे को पकड़ा और कुंड के अंदर ही उस मुर्गे को भूनने लगा। जब वो मुर्गा अच्छी तरह से पक गया तब वो तांत्रिक बोला, इसे घर से बाहर ले जाकर कहीं गाड़ आओ और हाँ, याद रखना उस घर की तरफ। अब तुम में से कोई आंख उठाकर भी मत देखना, क्योंकि उस घर की रक्षा एक डायन खुद कर रही है और अगर तुम लोगों ने फिर से ऐसा कुछ किया तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। नेत्रपाल ने ऐसा ही किया और फिर इसके बाद विमला ठीक होने लगी। लेकिन अब चूंकि वो प्रेत काफी दिनों तक विमला के शरीर में था, उसने विमला की शारीरिक शक्ति काफी ज्यादा खींच ली थी और शारीरिक शक्ति कमजोर पड़ने से विमला को टीबी की बीमारी ने घेर लिया। लेकिन समय रहते उसका इलाज शुरू हो गया, उस वजह से वो बच गई और अब उसने कुमुदिनी और उसके बच्चे का बुरा चाहना फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। कुमुदिनी जब भी अपने मायके आती, विमला डर के कारण उसके सामने न जाती। वहीं गांव के सारे लोग भी अब कुमुदिनी से थोड़ा डरने लगे थे कि कुमुदिनी के सिर पर डायन का हाथ है, इसलिए उससे पंगा लेना सही नहीं है। पता चले कब वो डायन किस बात से गुस्सा होकर उन सबको विमला की तरह परेशान करने लगे। दोस्तों, सबको ये लगता है कि कुमुदिनी के ऊपर किसी डायन का हाथ है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो डायन खुद कुमुदिनी है जो मजबूरी में डायन बनी है। फिलहाल के लिए तो उसकी मुसीबतें हल हो चुकी हैं, लेकिन क्या होगा जब सबको कुमुदिनी की असलियत पता चलेगी? कुमुदिनी के आगे आखिर और किस तरह की चुनौती आ सकती है? फिलहाल के लिए तो विमला सुधर गई है, लेकिन अगर वो भविष्य में दोबारा से
कुमुदिनी और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो? और सबसे बड़ी बात, माया ने कुमुदिनी को अपने समूह में शामिल क्यों किया? खैर, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो जितना आपको परेशान कर रहे हैं उतना ही मेरे मन को भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन सभी के जवाब के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और अगले पार्ट में आपको स्टोरी आगे जानने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा और भी स्टोरी आपके लिए आती रहेगी। लेकिन अगर आपको कुछ पता चल रहा है या आपको कुछ अंदाजा हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए कि माया ने कुमुदिनी को अपने समूह में शामिल क्यों किया। आखिर इसका बड़ा प्लान क्या है और किस मजबूरी के चलते कुमुदिनी को डायन बनना पड़ा। जो भी आपका विचार हो या फिर जो भी आपका जवाब हो वह मुझे कमेंट में जरूर बताना। हाँ, याद करके ही बताना। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। राहुल देव, श्याम सुंदर शर्मा अजमेर, नवाब सिंह, कुलविंदर लुधियाना, पंकज आजमगढ़, स्वाति दावभट्ट महाराष्ट्र, ईशा गोस्वामी, रीता हल्देर कल्याणी नादिया, सीमा नोएडा, गणेश पाठक सूरत, दीपू फतेहपुर, राजेश सैनी मोरादाबाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में धन्यवाद ममता सहाय का, जिन्होंने इस स्टोरी को तैयार करने में मेरी मदद की है। मिलते हैं एक नए हॉरर अनुभव के साथ।